नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख पुणे के यहाँ से। हम अब हमारे 11th एपिसोड ख़त्म कर चुके हैं। हमने जो सीरीज़ शुरू की है विद्यकर्म एज इट इज़, इसमें हम आयुर्वेद का जो चिकित्सा का अंग है विद्यकर्म और अग्निकर्म, जो हम प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं और जल्दी सक्सेस देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे कैसे करते हैं वो हम ये सीरीज़ में बता रहे हैं। ये सीरीज़ हमने वैद्य राबो गोगटे सर, जिन्होंने विद्यकर्म और अग्निकर्म शुरुआत की, जिनको जनक कहा जाता है, उनके जन्मदिन के ऊपर 4 फरवरी को शुरू की थी और तब से अभी तक हमारे एपिसोड हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है, इसका हमें आनंद है। ऐसे ही एपिसोड आगे आते रहेंगे और चलते रहेंगे। दूसरी ये बात है कि हम ये जब एपिसोड कर रहे थे, हमारा ये उद्देश्य था कि जो विद्यकर्म और अग्निकर्म, ये तो शल्य तंत्र का भाग है, अनुशस्त्र है, और ये हमें आपको अगर सीखना है तो यहाँ आके और प्रत्यक्ष देख के आपको सीखना होगा। अगर नहीं सीख पा रहे हो तो कुछ जो आइडियाज़ रहती है वो हम ये वीडियोस के माध्यम से देना चाहते हैं। तो हमारे जो कैंप्स रहते हैं पूरे साल भर, वहाँ पे आप आके सीख सकते हो और वहाँ पे प्रत्यक्ष इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट देख सकते हो। अब दूसरी जो बात है, हमने ये जो सीरीज़ शुरू की थी, ये सीरीज़ शुरू करते समय हमने बेसिक कंसेप्ट शुरू किए थे। वहाँ पे विद्यकर्म का ओरिजिन कैसे था, मर्म कहाँ कहाँ पे है, मर्म हम आयुर्वेद में कहाँ कहाँ पे उल्लिखित है और उसका जो वर्णन आया है, मर्म को विचार में कैसे लिया जाता है, ये सब के बारे में हमने पहले एपिसोड में देखा है। प्रैक्टिकल जो बातें हैं हमने पिछले एपिसोड से, अंगुष्ठ मूल एपिसोड से शुरू की थी, और ये करते समय हमने आगे बताया कि हम इसकी सारी डेप्थ आपको बताएंगे। लेकिन ये सारी आयुर्वेद चिकित्सा बताते समय कुछ थेरेटिकल बातें भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। वो जो थेरेटिकल बातें हैं मैंने यहाँ पे अभी तक के सारे एपिसोड में बताई है कैसे कैसे करना है। इसीलिए जो एपिसोड्स है बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही कई दिन स्टडी करके ही हम एपिसोड बनाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपको परफेक्टली बनना है, परफेक्टली विद्यकर्म अग्निकर्म आना है, चाहे आप पहले से करते हो या आप अभी शुरू करना चाहते हो, तो आपको वो पहले वाले वीडियोस कम से कम 2 से 3 बार 4 बार तो भी देखने चाहिए। उसके बगैर इसका रिजल्ट आपको या हमें क्या कहना है उसकी डेप्थ समझेगी नहीं। कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो सर के ऊपर से चले जाते हैं, जैसे कि मर्म का एपिसोड्स है, वहाँ पे अलग अलग मैंने तरीके से बताया है। लेकिन इसीलिए बताया कि आप 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब भी सुनोगे तो आपको मैं आज क्या कह रहा हूँ उसकी डेप्थ समझ में आ जाएगी। इसीलिए वो आप देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने वाली बातें हैं। दूसरी बात है, हमें जो ये सब मिला है ज्ञान वैद्य राबो गोगटे सर से मिला है, और वही ज्ञान एज इट इज़ हम बता रहे हैं। 90% और 100% में जो डिफरेंस रहता है वही डिफरेंस एक्यूरेसी का रहता है। गोगटे सर का कहना था कि आपको करना है तो एक्यूरेट करना है। अभी मैं देखता हूँ कि हर जगह पे विद्यकर्म अग्निकर्म विद्यार्थी करते हैं, पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी छूट रही है। तो एक्यूरेट आने के लिए हम ये विद्यकर्म और अग्निकर्म की एज इट इज सीरीज शुरू की है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो वैद्य राबो गोगटे सर से हमने सीखे और जिसके प्रैक्टिकली रिजल्ट आते वही हम बता रहे हैं। गोगटे सर का जो स्टडी का और स्टूडेंट को बताने का जो तरीका था वो काफ़ी यूनिक था। सर जब लेख भी लिखते थे तो लिखते समय वो सद्य परिस्थिति के अनुसार सर लिखते थे, और उसी के थ्रू अलग अलग प्रकार के हमें ज्ञान मिला है। जैसे कुछ 2-3 एपिसोड पहले मैंने वैद्य राबो गोगटे सर के जो लेखांक है उसके बारे में बताना शुरू किया था। आज भी ऐसे एक लेख के बारे में बताऊंगा। सर का मैं आजकल के जो विद्यार्थी है या पीजी स्टूडेंट है, वो लेख लिखते समय इधर से उधर से वो कलेक्शन करके, वो श्लोक जोड़ के वो लेख बनाते हैं, और वो कंपलसरी रहता है इसलिए डाल देते हैं। इसलिए अभी के जो जर्नल्स की जो कीमत है, नॉलेज की कीमत है, वो थोड़ी सी बिलो पार है।
नहीं तो पहले ऐसा रहता था कि अगला जर्नल कब आएगा और कब मैं इसके लेख पढूं, ऐसा रहता था। लेकिन आजकल वो कंपलसरी बन गया है पीजी विद्यार्थियों को कॉलेज में, इसीलिए वो कुछ ना कुछ करके डालते हैं। लेकिन गोगटे सर ऐसा नहीं रहता था। सर का एक एक लेख जो है पढ़ाई करके उसके ऊपर विस्तार पूर्वक विचार करके उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पे कैसा रहेगा, उसमें नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आए, ऐसा सर का हमेशा विचार था। ऐसा ही एक लेख है, मैं पढ़ूंगा। लेख जो है बहुत पुराना लेख है और 2005 का लेख है। विजन क्या थी और अभी हो क्या रहा है, इसीलिए मैंने आज लेख चुना है। आरोग्य समरूपता के इसमें आया था। सृजन चिकित्सा जो मनकर्णिका का प्रकाशन है उसमें सर का ये लेख आया था। लेख मराठी में है, फिर भी मैं हिंदी में बताऊंगा। सर ने लेख का शीर्षक दिया था आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। वो क्वेश्चन मार्क के ऊपर लेख है ये। देखिएगा, मैं जब सर के पास था तो सर कहते थे कि थायराइड जैसी बीमारियां आगे जाके बहुत बढ़ेंगी। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म या हार्मोनल रिलेटेड डिसऑर्डर्स आगे जाके बहुत बढ़ेंगे। और वो जो सर कहते थे वो आज हम देख रहे हैं। हर घर में कोई ना कोई हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटिक है या थायराइड है। थायराइड तो एक्सेप्ट कर लिया है लोगों ने कि हमें थायराइड है और पूरी बची हुई ज़िंदगी हमें दवाई लेनी है। अब ये बताते समय सर ने 2004-05 में लेख लिखा था। तब सर का विचार क्या था और वो 20 साल बाद हम क्या देखते हैं, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूँ। आयोडीन युक्त मीट खाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। वो क्वेश्चन मार्क के ऊपर सर ने लेख लिखा था। सर ने कहा था अभी नमक बनाने के लिए बहुत सारे कंपनियां आगे आ रही है, टीवी पे बहुत सारे ऐड भी हो रही है, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ऐसा रोज कहा जाता है। कभी कभी ये ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या, ऐसा सर का कहना है। 1818 में जो बंदूक इस्तेमाल करते थे या गोला बारूद बनती थी, वो बारूद बनाने के लिए समुद्र में से कुछ वनस्पति है, उनकी जो राख है वो इस्तेमाल की जाती थी। जब बारूद फटता था, फटते समय उसके बाद में जो ब्लू ज्वाला आती थी या हम वॉयलेट कलर की ज्वाला आती थी, वो कौन सी थी, तो वो आयोडीन की थी। 1818 के बाद 1895 में बाउमन ये शास्त्रज्ञ ने आयोडीन का हमारे थायराइड ग्रंथि में एग्जिस्टेंस बताया था। और उसके बाद 1895 के बाद हमारे मनुष्य को आयोडीन के बारे में पता चला, जो शरीर को फायदेशीर है। ये जो आयोडीन है हर एक हमारे सेल में प्रोसेस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए हमें उपयुक्त रहता है। थायराइड जो हमारा है, वो थायराइड ग्लैंड है जो हार्मोन सीक्रेट करती है, वो उसका जो प्रोसेस है थायराइड ग्लैंड का, उसके लिए आयोडीन की आवश्यकता है। ये अभी स्कूल वाले बच्चों को भी पता है। सर ये 2004 में लिखते थे। आयोडीन अगर वो शरीर को कम मिल रहा है, उसकी वजह से जो शरीर में गोइटर, घेंगा बनता था, ये आजकल जो टीवी के एडवर्टाइज आते हैं उसके थ्रू या रेडियो के थ्रू लोगों को समझ में आ रहा है। अब हर एक छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, डॉक्टर को भी पता है, इसलिए इसके बारे में डिटेल में बताना नहीं चाहूँगा। लेकिन जो पता नहीं है लोगों को, वो बताने की मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है, उसका जन्म जब हुआ तब पृथ्वी में से ज़्यादा शरीर में जो समुद्र से भी ज़्यादा हमारे पृथ्वी के ऊपर आयोडीन का प्रमाण ज़्यादा था। तब हवा ज़्यादा बहती थी, हमारे लैंडस्लाइड होता था, पानी बहुत नदियों को आता था, पूर होता था, हवा ज़्यादा जलती थी। इसकी वजह से जो है, जो आयोडीन जो पृथ्वी के ऊपर था वो समुद्र में चला गया। इसीलिए जो जलचर प्राणी है, मछलियाँ वगैरह है, वो आयोडीन से भरपूर प्रमाण में युक्त है। हमें भी आजकल खाने में वही स्रोत बाकी है आयोडीन का।
पहले हिमालय और जो नदियाँ हिमालय की उगम से प्राप्त होती थी वो नदियाँ में आयोडीन होता था। अभी तो वो दवाई के लिए भी वहाँ नहीं मिलता। अभी आयोडीन समुद्र में बहुत निचले स्तर में पृथ्वी में हमें बहुत निचले स्तर में मिलता है, ऊपरी भाग में नहीं मिलता है। आयोडीन जो है सूर्य की वजह से उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है और अक्सर ऐसा जो ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन है वो पृथ्वी के ऊपर रेन से, जल से धातु के स्वरूप में लाया जाता है। उसका प्रमाण बहुत कम है। समुद्र के पानी में, समुद्र के आसपास वनस्पतियों में आयोडीन बहुत भरपूर है और इसी के ऊपर जीने वाले जो हमारे काउज है, बफेलो है, इनके दूध में भी आयोडीन आ जाता है। बाद में आयोडीन की रिक्वायर्ड मात्रा बताई है, जैसे एटॉमिक वेट 126 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई गई है 4.93, मेल्टिंग पॉइंट बताया है 113.5, बॉइलिंग पॉइंट 184 है। ऐसा डेली रिक्वायरमेंट बताई है। छोटे बच्चों में 40-50 माइक्रोग्राम तक, 103 साल तक 70 माइक्रोग्राम तक, 4 से 6 90, 7 से 10 साल तक 120 माइक्रोग्राम तक, प्रेग्नेंट में 175 और लैक्टेटिंग में 200 माइक्रोग्राम तक आयोडीन का डेली रिक्वायरमेंट है, जिसको RDA कहते हैं। टॉलरेबल जो है ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 तक बच्चे सहन करते हैं माइक्रोग्राम पर डे। अब रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा जब आयोडीन आता है तब शरीर में तकलीफ उत्पन्न होती है और ये आता है फूड और फार्मास्यूटिकल ड्रग से आता है। 14 से 18 साल तक 900 माइक्रोग्राम पर डे बॉडी टॉलरेट कर सकती है। 19 साल के ऊपर जब कोई है तो उसको 1100 माइक्रोग्राम तक पर डे बॉडी टॉलरेट कर सकती है, ऐसा वहाँ पे हमें पता है। अभी आयोडीन ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, हमें नमक में मिलता है। अगर हम 20 ग्राम नमक लेते हैं तो उसमें कम से कम 80 से ऊपर माइक्रोग्राम आयोडीन रहता है। काउज मिल्क में रहता है, एग में रहता है, पोटैटो में रहता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पदार्थ है, जैसे फिश है या प्रॉन्स है, उसमें आयोडीन मिलता है। समुद्र के बाजू में जो सब्जियां मिलती है, धान्य मिलते हैं, राइस मिलता है, इसमें आयोडीन भरपूर प्रमाण में रहता है। तो और उसके साथ में जो समुद्र में पाए जाने वाले फूड है, जैसे फिश है या बाकी जब कोरल्स है, उसमें भी आयोडीन बहुत प्रमाण में रहता है। सामान्यतः चाय का जो चम्मच रहता है उसका 1/4 अगर हम नमक पकड़ेंगे तो उसमें 75 माइक्रोग्राम आयोडीन रहता है। समुद्र में मासा खाएंगे तो उसमें 650 हमें आयोडीन माइक्रोग्राम तक मिलता है, जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट को क्रॉस करता है। हमारा जो 1/4 चम्मच है नमक का, वो हमारा डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन पूरा करता है। हम रोज़ अगर आयोडीन मीट के थ्रू लेंगे, नमक के थ्रू लेंगे, तरी ही उसकी जो उपयुक्तता है शरीर में वो बहुत सारे बाकी के कंटेंट के ऊपर अवलंबन है। इसीलिए आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, रोज़ आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, ऐसे बताना कितना योग्य है। आयोडीन ये आहार में, हमारे खाने में प्रमाण में होना चाहिए। अगर वो प्रमाण से भी ज़्यादा सेवन किया जाए तो थायराइड ग्रंथि की जो शक्ति है वो पूरी नहीं होगी। आहार में शरीर में सेलेनियम का प्रमाण अगर कम होगा तो हमारे थायराइड की ग्रंथि में फंक्शन में बदलाव आते हैं। जैसे गोभी है, फ्लावर है, मिलेट्स है, सुब्रू सेल, स्प्राउट्स, ऐसे अगर वेजिटेबल्स ज़्यादा है तो वो आहार द्रव्य थायोसाइनेट्स तैयार करते हैं और ये जो थायोसाइनेट्स है वो थायराइड ग्रंथि को आयोडीन पिकअप करने के लिए बाधा निर्माण करते हैं। इसलिए जब थायराइड का पेशेंट आता है हमारे पास तो हम गोभी, फ्लावर, मिलेट्स, कुछ स्प्राउट्स जो है हम उनको ना खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो शरीर में आयोडीन रहता है वो थायराइड पिकअप करना चाहिए और ये थायोसाइनेट्स है जो इन पदार्थों से बनते हैं, तो वो हमें प्रतिबंधित करते हैं और शरीर को आयोडीन खाने के बाद भी शरीर को उपयोग नहीं होता है। खाद्य पदार्थ से आयोडीन उपलब्ध नहीं हुआ तो शरीर में सेलेनियम कम होने के बाद
आयोडीन भी कम हो जाता है। थायरोजिन का रूपांतर थायराइड हार्मोन में नहीं होगा, थायराइड के फंक्शन अच्छी तरह से नहीं हो गए आयोडीन अगर नहीं मिला तो। आयरन, विटामिन ए शरीर में कम है तो भी आयोडीन हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गाइट्रोजन्स जो पदार्थ हार्मोन उत्पन्न करते हैं, जो पदार्थ थायराइड हार्मोन को तैयार होने में बाधा निर्माण करते हैं उनको गाइट्रोजन्स करते हैं। जैसे ज्वारी, बाजरी, कोबी फ्लावर, ये पदार्थ अगर हम रोज़ खाते हैं तो आयोडीन की कमतरता शरीर में उत्पन्न होती है, तो हमें उसके साथ में थोड़ा सा नमक लेना चाहिए। आयोडीन के आहार में प्रमाण माइक्रोग्राम में बहुत कम प्रमाण में है। अगर वो भी नहीं गया तो वो शरीर में आयोडीन डिफिशियंसी के लक्षण निर्माण करता है, जैसे घिंगा जैसे व्याधियाँ होती हैं। ऑटोइम्यून डिसीज जो है, जिनको जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे रहता है, ये आयोडीन जो है उनको ज़्यादा प्रमाण में लिया हुआ उनको विष जैसा काम में आता है। शरीर में आयोडीन बढ़ा तो शरीर में थायराइड पेपिलरी कैंसर, थायराइड फॉलिकुलर कैंसर, थायराइड पेपिलरी ट्यूमर, ऐसे अलग अलग प्रकार के व्याधियाँ उत्पन्न होते हैं। जो कुछ दवाई है जैसे उसके बारे में सर ने दिया है, अमाइडारोन दवाई के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वारफारिन वगैरह, तो ये सब बताते समय सर ने बताया है कि महात्मा गांधी जी ने गरीबों में नमक मिले, सस्ता नमक मिले इसलिए सत्याग्रह किया था। अभी वही नमक अभी 40, 50, 100 रुपीज़ तक पहुंच गया है। और हमारे जो अन्न में मिलता है वो हम ऊपर से ले रहे हैं। अगर ऊपर से हम ले रहे हैं तो शरीर में जो बना हुआ है या हमारे आहार में जो आ रहा है, उन दोनों की मात्रा का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि शरीर में वो बढ़ के शरीर में करोजिव एक्शन जैसे और कैंसर जैसे बीमारियां बढ़ा रहा है। जैसे आप देख सकते हो, WHO ने अभी परसों ही कहा था कि जो हम मिल्क यूज इस्तेमाल करते हैं, दूध इस्तेमाल करते हैं, तो वो दूध इतना प्योर है ही नहीं। जो हमें प्रोडक्शन हम देखते हैं और जिससे वो सेलिंग है, जैसे बेचा जाता है, उनका हम रेशो देखते हैं, तो दूध कहाँ से आ रहा है ये प्रश्न है। अभी कल ही पुणे में न्यूज़ आई थी कि उन्होंने दूध बनाने की फैक्ट्री में उन्होंने छापा डाला था और वहाँ पे समझ में आया कि वो दूध पाउडर से बन रहा था और वो उसमें कई सारे रसायन मिला रहे थे। जैसे कि दूध का कंपोजिशन में, दूध में इतना कैल्शियम है, इतना आयोडीन है, इतना ये है, ऐसे पदार्थ कंपोजिशन देख के वो कंपोजिशन एडजस्ट करके सफ़ेद पानी बनाया जाता है, जिसको दूध कहते हैं लोग। और उसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में दूध समझ के हम जो ले रहे हैं हम शरीर को नुकसान ही पहुँचाते हैं। तो हम दूध को तो छोटे बच्चों को पिलाते हैं, तो आगे जाके WHO ने ये वार्निंग दी है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आगे जाके कैंसर जैसी बीमारी आपको दिखेगी। हम भी प्रैक्टिस में देखते हैं कि अगर 10 हमारे पेशेंट आते हैं तो तंबाकू वाले उसमें से, कैंसर के पेशेंट अगर 10 आते हैं तो तंबाकू वाले पेशेंट उसमें से 2 ही 3 ही रहते हैं। जो तंबाकू नहीं खाते फिर भी कैंसर है, ऐसे 6 से 7 पेशेंट हमें मिलते हैं। मैं हमारे सुबह के वाग्भट वाचन में विद्यार्थियों को वही सिखाता हूँ कि जो भी हम आजकल देखते हैं, आजकल आने वाली बीमारियां कैंसर की हमारे घर में दिखने वाली है, क्योंकि जो भी आयुर्वेद के सूत्र है उसका पालन नहीं होता है। जैसे सुबह उठना है, सोना है, खाने में मिक्सिंग नहीं करना चाहिए, विरुद्ध अन्न नहीं होना चाहिए, पैक्ड फूड नहीं होना चाहिए, भूख लगने के बाद ही खाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे आहार के विशेष आयतन बताए गए हैं कि अलग अलग प्रकार से कैसे खाना खाना चाहिए, लेकिन इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे चीज़ फैक्टर है, मेयोनीज़ है, या फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, चिप्स है, बाहर पैक्ड फूड में यूज़ किया हुआ ऑयल है, ये सारी जो बातें हैं हमें हेल्थ ख़राब करने की तरफ ही लेके जा रहे हैं। तो ये सोचते समय 2004 में सर ने ये आयोडीन के बारे में लेख लिखा था। और आयोडीन ज़्यादा होने की वजह से जो एडवर्टाइज की जाती है कि आयोडीन ज़्यादा खाओ, उसकी वजह से होता क्या है, इसमें आयोडीन है और ये ज़्यादा मात्रा में जा रहा है, इसमें आयोडीन है, उसमें आयोडीन है, उसकी वजह से शरीर ज़्यादा ख़राब हो रहा है और थायराइड की कैंसर तक पेशेंट जा रहे हैं। ये 2004 में सर ने वार्निंग दी थी, ऐसा लेख लिखा था। मुझे ये कहना है
कि ये जो बातें हैं प्रैक्टिशनर 10 साल आगे का सोच सकता है। कोई भी जब ज़्यादा पेशेंट देखते हैं, ऐसे प्रैक्टिशनर है हमारे सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छी तरह से बता सकते हैं। जैसे हम अगर पेशेंट देखते हैं, हम डेली पेशेंट देख रहे हैं और उनमें से अगर कुछ बुखार के पेशेंट आने शुरू हो गए तो हमें पता चल जाता है कि सोसाइटी में बुखार की जो है वायरल फीवर आने की साथ शुरू हो रही है। तो हम सब ऐसे डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे पीएचसी में या आरएच में रहते तो सभी को बता देते हैं कि ऐसे इस वजह से बुखार आ रहा है तो आप ये प्रिकॉशन ले लो। जैसे डेंगू है या मलेरिया है या टाइफाइड है तो उसके बारे में जन जागृति की जाती है। वैसे ही आयुर्वेद के बारे में जन जागृति होनी चाहिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आगे जाके हमें ऐसे ही बीमारी मिलने वाली। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखा होगा सबने, 1 डिग्री से तापमान बढ़ा है और आगे जाके उष्ण और रक्तपित्त ऐसे ही व्याधियाँ हमें देखने को मिलती हैं। अब उष्ण और रक्तपित्त की व्याधियाँ, जैसे पुणे पहले ठंडे था, पुणे ठंडी लगती थी पुणे में, अभी विंटर में भी ठंडी यहाँ पे नहीं लगती है। जो पुणे को कहा गया, पुणे को कहते थे लोग कि यहाँ पे छुट्टियों में हम जाएंगे, तो अभी हम पुणे के लोग सोचते हैं कि छुट्टी से यहाँ हम पे कहीं दूर जाएंगे जहाँ पे ठंडी ज़्यादा हो। तो इतना ग्लोबल वार्मिंग के हम फेस कर रहे हैं। तो इसका जो शरीर पे असर है वो रक्त पित्त उष्ण ऐसे ही हमें दिख रहा है और द्रव उष्ण गुण की संप्राप्ति के विकार हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और इसीलिए जो पहले विद्धकर्म काम नहीं करता था, अभी विद्धकर्म ये सारे उष्ण रक्त पित्त ऐसे व्याधियों में ज़्यादा से ज़्यादा विद्धकर्म का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। उसके साथ में क्लेद की व्याधियाँ भी ज़्यादा बन रही है और क्लेद रक्त पित्त उष्ण ऐसा संबंध जो व्याधियों में आता है तब हमें विद्धकर्म का उपयोग होता है। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था अंगुष्ठ विद्धकर्म। अंगुष्ठ विद्धकर्म बताते समय मैंने बताया था कि अंगुष्ठ कर्म विद्धकर्म कहाँ पे करना है एग्जैक्टली। जैसे बहुत लोग मीडियली करते हैं, वो लैटरली करना है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था। अब ये एपिसोड में डेप्थ ऑफ अंगुष्ठ मूल मैं बताने वाला हूँ। तो 3-4 बातें ज़्यादा नहीं है डेप्थ में, वो हमें परफेक्टली ध्यान में होनी चाहिए। अंगुष्ठ मूल विद्धकर्म कहाँ करना है मैंने बताया है। अब ये एपिसोड सुनने के पहले पिछले वाला एपिसोड वो पूरा सुना हुआ होना चाहिए। और जो मैंने क्षिप्रमर्म का वीडियो बताया था, वहाँ पे कौन से मसल्स आर्टरीज वेन्स बताए थे, और उसके बाद में जो मैंने योग का षट चक्र का निरूपण किया था, वो 2 एपिसोड अगर हम मिक्स करेंगे और ये एपिसोड सुनेंगे तो मुझे क्या कहना है आपको डेप्थ में समझ में आ जाएगा। हाँ, टाइम लगेगा, 1-1 घंटे के एपिसोड है, लेकिन वो 2 एपिसोड सुने बगैर ये एपिसोड जनरल लगेगा सबको। अब जो हमने विद्धकर्म एज इट इज के पिछले एपिसोड में बताया था अंगुष्ठ मूल। अंगुष्ठ मूल के बारे में बताते समय हमने विद्धकर्म की जगह बताई थी, एग्जैक्टली कहाँ पे विद्धकर्म करना है। अब ये जो अंगुष्ठ मूल है, सोचते समय पहले ग्रंथ में क्या आया है मैं बताता हूँ। ये अंगुष्ठ मूल बताते समय वृद्धि ये व्याधि में बताया है। वृद्धि मीन्स क्या है, हमारे इंग्वाइनल कैनाल से इंग्वाइनल एरिया में, हमारे प्यूबिक एरिया में होने वाले व्याधि जो है वो व्याधियों के चिकित्सा में आया है। जैसे वृद्धि आई है, वृद्धि में क्या कहा गया है कि जो साइड को वृद्धि है, वृद्धि को अगर राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड के अंगुष्ठ मूल पे हमें वेदन कर्म करना है। लेफ्ट साइड में अगर वृद्धि है तो राइट साइड के अंगुष्ठ मूल पे हमें वेदन कर्म करना है। ग्रंथ में क्या है, वहाँ छेदन करके वहाँ की जो सेवनी है वो ऊपर उठा के उसको अग्निकर्म करना है। उसके साथ में जहाँ पे वलय है, हर्निएशन है, वहाँ पे वलय आकृति या अर्धचंद्राकृति जो हमारी शलाका है उससे वहाँ पे अग्निकर्म करना है। उसके साथ में वहाँ पे चिकित्सा में क्या आया है कि शंख प्रदेशी, यहाँ पे हमें विद्धकर्म अग्निकर्म करना है। तो एक ही व्याधि है, एक ही व्याधि में 3 जगह के ऊपर विद्धकर्म और अग्निकर्म करने के लिए कहा गया है। जैसे लेफ्ट में है तो राइट में, राइट में है तो लेफ्ट में, अंग विपर्यात ऐसा शब्द आया है। विपर्याय अगर लेफ्ट में है तो राइट में करना है। वो हम स्टोन के लिए, रिनल कैल्कुलाई के लिए करते हैं। अगर लेफ्ट साइड में रिनल कैल्कुलाई है तो हम राइट साइड में विद्धकर्म करते हैं।
राइट साइड में रीनल कैल्कुला है तो हम लेफ्ट साइड के अंगुष्ठमूल पे विदन कर्म करते हैं। अब ये करते समय विद्ध तो हो रहे थे और विद्ध होते समय रिजल्ट भी आता है। तो इनका अगर हम रेडियोलॉजिकली हम चेंजेस देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि विद्ध कर्म करने के बाद पेरिस्टालसिस मूवमेंट है जो यूरेटर की, उसमें बदलाव आता है। जैसे हाइड्रोथेरेपी करने के बाद मूत्र का प्रभाव बढ़ता है, वैसे अंगुष्ठमूल करने के बाद पेशेंट को यूरिन सेंसेशन बढ़ता है और उसको यूरिन आने लगता है। जो स्क्रैचिंग करने वाला स्टोन है वो वहाँ से हट जाता है और वेदना शमन हमें तुरंत मिलता है। लेकिन अब अंगुष्ठमूल तो इतने नीचे है और रीनल कैल्कुला तो ऊपर बैठा है, ये दोनों का संबंध कैसे आता है ये हमें देखना चाहिए। ये दोनों का संबंध आता है हमारे मस्तिष्क का थ्रू। हमारे ब्रेन में भी क्रिस क्रॉस पैटर्न रहता है। जैसे किसी को लेफ्ट साइड में हिमोरेज हो गया हो या थ्रोम्बोसिस हो गया तो उसकी राइट साइड है जो अफेक्ट हो जाती है। शरीर में राइट साइड, ब्रेन में राइट साइड में हुआ है तो लेफ्ट साइड अफेक्ट हो जाती है। ये तो क्रिस क्रॉस अपीयरेंस रहता है। वैसे ही अंगुष्ठमूल का विद्ध कर्म करेंगे तो हमें क्रिस क्रॉस रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए अंग विपर्यत कहा गया है। लेफ्ट में विद्ध कर्म करेंगे तो राइट साइड में हमें रिजल्ट मिलते हैं, राइट में करेंगे तो लेफ्ट साइड में मिलते हैं। तो ये कम्युनिकेशन होता कैसे है, तो मैंने बताते समय वो योग के अध्याय में बताया था कि हमारे जो 72,000 नाड़ियाँ वो निकल रही है मूलाधार चक्र से, हाकिनी डाकिनी राकिनी जो शक्तियाँ हैं वो ऊपर निकल रही है वो, और ये हमारे मर्म के स्थान है, इनका संबंध वहाँ पे बताया था। तो ये अंगुष्ठमूल पे वेदन कर्म करने से जो हमारे मस्तिष्क में, रादर ध्यान में मस्तिष्क में बताऊँगा तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे आंतड़ों में है, हमारे इंटेस्टाइन में ब्रेन है। ऐसा अगर हम सोचेंगे, बुद्धि है, ब्रेन तो ऊपर है, लेकिन जो कर्म वाला बुद्धि है, जो वायु का कर्म है, वायु यंत्र तंत्र धर सब जो वायु के कर्म बताए अलग अलग, नियंता प्रणता च मनस, वो वायु की उत्पत्ति हमारी पक्वाशय में है और वो पक्वाशय में ही वायु की उत्पत्ति है, इसलिए हमारी बुद्धि की उत्पत्ति हमारे पक्वाशय में है और वो जो है उसका स्थान जो है हृदय है। तो हृदय, पक्वाशय उत्पन्न वायु और क्लेद, वो दोनों मिला के रक्त की क्लेद की संप्राप्ति, वो क्लेद मूत्र मार्ग से बाहर निकल रहा है, वो बाहर निकलते समय उसमें वात वृद्धि हो गई, ऐसे समय वो क्लेद शुष्क बन जाता है और ऐसे समय अश्मरी जब होती है तो हम अंगुष्ठमूल के ऊपर वेदन कर्म करते हैं और क्रिस क्रॉस पैटर्न से हमें उसके रिजल्ट मिलते हैं। ये हमें बाकी की संप्राप्तियों में ही काम में आता है, यही संप्राप्ति रहती है अलग अलग विकारों में। जैसे वृद्धि है या हर्निएशन है या हाइड्रोसिल है, ऐसे विकार में यही संप्राप्ति रहती है। रक्त, मांस, मेद, वायु क्रुद्ध होता है और वो आगे नहीं जा पाता है। अगर हम देखेंगे तो हमारा एब्डोमेन के ऊपर इंटेस्टाइन है, मसल के ऊपर, वो वायु जो अपान वायु है उसका कर्म करते रहता है। अपान वायु का कर्म है गर्भ, आर्तव, मल मूत्र निष्क्रमण क्रिया। अब ये कर्म उसका चालू है, लेकिन यहाँ पे अवरोध हो चुका है और अवरोध होने की वजह से वायु की जो गति है वो क्रुद्ध हो रही है, विरुद्ध हो रही है या अवरुद्ध हो रही है। इसकी वजह से शरीर में भगवान ने ही वहाँ पे 2 जो है ब्लाइंड स्पॉट दिए हैं। इसकी वजह से उदावर्त होके या इंटेस्टाइन में थोड़ा सा तकलीफ होगी, वहाँ पे रप्चर हो जाएगा, यहाँ वहाँ पे आदमान आटोप होके वहाँ पे बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे जब प्रेशर आता है तो जो ब्लाइंड स्पॉट दिए है राइट और लेफ्ट इंग्वाइनल में, वहाँ से वो आंतर नीचे जाने लगता है, तो उसको वृद्धि कहते हैं, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। तो इनडायरेक्ट हमारा हर्निया है जो, वो इंग्वाइनल हर्निया जो है भगवान ने बनाए हुए ब्लाइंड स्पॉट्स है। क्योंकि अगर से हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हम वायु का अवरोध कर रहे हैं और उसकी वजह से क्रोधित वायु है बाकी शरीर को, कोष्ठ को तकलीफ ना दे, इसीलिए ऐसा होता है। तो वहाँ से वो 2 हर्निएशन नीचे निकल आते हैं। हालांकि उसको सर्जरी करके मेशवर्क डाल के हम बंद कर देते हैं, लेकिन वो संप्राप्ति बनी रहती है, इसलिए हर्निया के पेशेंट को बाद में आगे जाके अलग अलग हृदय ग्रह तक बीमारी आती है। कभी भी देखिएगा जब हम गाड़ी चलाते हैं 2 व्हीलर, उसका साइलेंसर रहता है, अगर साइलेंसर को हमने पैर से बंद किया तो गाड़ी बंद पड़ती है। तो हमारी सारी आयुर्वेद की जो चिकित्सा है अग्नि के ऊपर है, काय चिकित्सा के ऊपर है, और वो काय चिकित्सा जो है वो अग्नि को संभाल के की जाती है। और वही अग्नि दुष्ट होगा तो वहाँ पे उत्पन्न होने वाले रस, रक्त आदि जो हमारे धातु है वो खराब हो जाएंगे। अब वो नियंत्रण करना हमारे पथ्य के ऊपर अवलंबन है।
लेकिन जब ऐसी व्याधियाँ मिल रही है अपान की दुष्ट की, जिसकी वजह से हमारे ब्लाइंड स्पॉट से हर्निएशन हो रहा है, वहाँ पे हमारे क्लेद जो बाहर निकल रहा है उसको रुक्षता आ रही है और हमें हाइड्रोसिल जैसे चेंजेस मिल रहे हैं, या इवन हमारे गर्भाशय में भी बाहर निकलते समय वेदनाएं उत्पन्न हो रही है, ये सारी संप्राप्तियों में अगर हमें साइकोलॉजिकल पक्वाशय की डेवलपमेंट मिलती है तो हमें अंगुष्ठ मूल विद्धन कर्म का विचार करना चाहिए। यही अंगुष्ठ मूल की डेप्थ होगी। तो ये जो है हमें बताऊंगा, ये विचार रख के अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो ही अंगुष्ठ मूल विद्या का उपयोग होता है। नहीं तो लोगों को क्या लगेगा, अरे यार अपस्मार में ये पॉइंट है, ज्वर का ये पॉइंट है। अगर पॉइंट सिस्टम रहती तो गलत होता है, वो पॉइंट सिस्टम नहीं है, वो संप्राप्ति सिस्टम है। अगर वो संप्राप्ति के लिए हमें भंग करने के लिए एक शरीर में पॉइंट दिया है अंगुष्ठ मूल वेदन कर्म, अब वहाँ पे भी हमें उष्ण और शीत ये दो विचार हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि दो ही तत्व है उष्ण और शीत। जब उष्ण तत्व है वहाँ पे जैसे क्लेद की संप्राप्ति, उष्ण संप्राप्ति, द्रवगुण की संप्राप्ति बनती है, तो हमें वहाँ पे वेदन कर्म का विचार कर्म करना है। अब ये डिटेल में हो गया और यहाँ से आगे मैं एक टास्क देता हूँ, आगे डिटेल में आने वाला है। यहाँ पे बाकी है कि शंख मर्म के ऊपर हमें वेदन कर्म क्यों किया है, यहाँ पे ग्रंथ में क्यों कहा गया है। तो सबको यही एक ही टास्क है कि यहाँ पे शंख मर्म के ऊपर अग्नि कर्म या विद्या कर्म ऐसे व्याधियों में क्यों बनाया गया है, बताया गया है, वो अगर ढूंढेंगे तो आपको इसकी डेप्थ पता चल जाएगी। ये सबके लिए टास्क है, जिसका आंसर मैं आगे देने ही वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।